गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ 18 मैं और मेरा देश का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा कहानी है। इस पाठ की विधा क्या है? कहानी है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। इनके लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो आइए चलते हैं, पहले हम लेखक के बारे में छोटा सा परिचय ले लेते हैं आपकी बुक से। लेखक परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1906 यानी 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के श्रेष्ठ रचनाकारों में से हैं। तिरंगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जल शंख बजे इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में से हैं। इनकी कहानियों के संदेश दिल को छू लेने वाले होते हैं तथा जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देते हैं। अब आइए चलते हैं। ये जो कहानी है वो लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखी है, जो वो स्वामी राम तीर्थ के अनुभवों को यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने किस प्रकार का अनुभव हुआ और उन्हें बताया होगा उस समय। स्वामी राम तीर्थ कौन है? इनको एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये स्वामी राम तीर्थ आपके भारत देश के कौन है। ये हमारे भारत देश के एक महान वेदांताचार्य रहे। इनका जन्म पंजाब के गांव में 22 अक्टूबर सन 1873 में हुआ और इनकी मृत्यु 17 अक्टूबर सन 1906 में हुई। और वेदांत दर्शन के ये अनुयायी थे, वेदों को जानने वाले थे, जानकार थे और साथ में ही ये एक सन्यासी थे। शुरू से ही ये सन्यासी नहीं थे, इन्होंने शादीशुदा जीवन व्यतीत किया। इनके 2 बच्चे थे, लेकिन बाद में जो है ये सन्यासी बन गए। और सन्यासी कब बने, थोड़ा सा और हम परिचय जान लेते हैं इनका। स्वामी राम तीर्थ जी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने गणित में BA और MA मास्टर डिग्री को बोलते हैं, गणित में MA किया और उसमें वो मास्टर थे। बिल्कुल आसान तरीके से वो गणित को समझ लेते थे और समझा लेते थे। और 2 साल तक वे राम तीर्थ जी जो हैं लाहौर क्रिश्चियन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे और कुछ समय के लिए लाहौर ओरिएंटल कॉलेज में रीडर के रूप में भी उन्होंने काम किया। वर्ष 1900 में राम तीर्थ जंगल चले गए और जल्द ही उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। फिर बाद में वापस कुछ दिनों के लिए वो मैदानों में लौटे और वो विदेशों की उन्होंने यात्रा की और जगह जगह वेदांत का प्रचार किया। बहुत सारे उनकी जो वहाँ विदेशी थे वो उनके अनुयायी हो गए, उनकी बातों को उन्होंने प्रचारित किया। एक जगह जो है वो मिस्र गए जब वहाँ पे, तो वहाँ के मुसलमानों ने उनका बड़ा स्वागत किया और उनका हार्दिक स्वागत किया और उन्होंने उनके मस्जिद में फारसी में व्याख्यान दिया वेदांत का। और वे फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में सिद्धहस्त थे, यानी इतनी भाषाओं का उनको ज्ञान था। तो इस प्रकार जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और उनके लेकिन चूंकि उन्हें एकांत पसंद था, फिर भी उनके ज्ञान को बहुत सारे लोगों ने जो है इस तरह से वो करके उनको विदेशों में ले जा करके ले गए, लोग बुलाया, उनको इनवाइट किया और उनकी बातों से अपने आप को फलीभूत किया। उनकी मृत्यु जो है बहुत ही कम उम्र में, इतनी ही कम उम्र में उन्होंने इतना काम किया, 33 वर्ष की आयु में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने इतना नाम कर लिया। स्वामी विवेकानंद पहले मृत्यु होती है और उनके कुछ दिनों बाद मृत्यु होती है। यहाँ पर जो इस पाठ में आपके मैं और मेरा देश, उसमें यही बताया गया है
बताने की चेष्टा की है, इनका संस्मरण लिख करके ये एक तरीके से उनकी बातों को, उनके अनुभवों को यहाँ पर कोट करके लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। और यही बताने की कोशिश की है कि देशवासियों के अच्छे या बुरे आचरण पर देश पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि यहाँ के नागरिक, हमारे देश के नागरिक यदि कहीं बाहर जा करके जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसका बुरा प्रभाव भी पड़ता है और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। जिस प्रकार देशवासियों के अच्छे आचरण से देश का गौरव बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर बुरे कार्य तथा बुरे आचरण से देश की गरिमा को ठेस पहुंचती है। और इसी बात को इस कहानी के अंतर्गत रखा गया है कि हम ताकि समझ सकें और इस प्रकार के कार्य को हम कहीं भी बाहर जाएं तो दोहराएं ना। यही इस पाठ का उद्देश्य है। आइए चलते हैं, हम पाठ को पढ़ते हैं। हमारे देश के महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। इनके बारे में आपको जानकारी मैंने दे ही दी है संक्षिप्त। बाकी जानकारी के लिए आप नेट पर और सर्च कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं डिटेल में। एक बार जापान गए। वे रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल न मिले। उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी। वहां भी उन्होंने फलों की खोज की किंतु पा न सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह भागा और कहीं दूर जा से एक टोकरी ताजे फल ले आया। उसने वे फल स्वामी राम तीर्थ को भेंट किए और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है। उन्होंने उससे फलों के दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया यानी मना कर दिया। बहुत आग्रह यानी बहुत रिक्वेस्ट करने पर, उसने बार बार कहने पर, आग्रह का मतलब बार बार कहना किसी चीज के लिए, बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना चाहते हैं तो अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते हैं। स्वामी जी युवक का यह उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए मतलब बिल्कुल उस पर मोहित हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव न जाने कितना बढ़ा दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 129 पर है हम। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगाया जा सकता है। दूसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं लेखक यहाँ पर। किसी देश का युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ने के लिए लाया। उस पुस्तक में कुछ दुर्लभ चित्र थे। दुर्लभ यानी आसानी से प्राप्त न होने वाले चित्र थे। उन चित्रों को उस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिया और पुस्तक वापस कर दी। किसी जापानी विद्यार्थी ने उसे देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। ये एक घटना तो राम तीर्थ की है, दूसरी घटना उसमें और भी एक जुड़ी हुई है इस प्रकार की। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे से बरामद किए मतलब यानी मिले, पकड़े गए और निकाला। उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया गया। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, पर मामला यहीं तक नहीं रुका और पुस्तकालय के बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि पुस्तकालय में इस विद्यार्थी का प्रवेश तो वर्जित है ही, उसके देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है। जहां एक युवक ने अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं दूसरे युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो न जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहेगा। लांछित यानी उस पे कलंक लग गए। यानी हम यह समझ लें, नेक्स्ट पैराग्राफ, हम यह समझ लें कि हमारी हीनता और श्रेष्ठता, हीनता यानी कमी और श्रेष्ठता मतलब उच्चता, अच्छाई का संबंध देश की हीनता और श्रेष्ठता से जुड़ा हुआ है। जब हम कोई हीन या बुरा काम करते हैं तो हमारे माथे पर ही कलंक का टीका नहीं लगता। केवल हमारे माथे पर कलंक का टीका नहीं लगता, बल्कि हमारे देश का सिर भी नीचा होता है और उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। इसलिए हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए
जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए, देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। आंच आए मतलब कोई नुकसान उसे पहुंचे, प्रतिष्ठा पर यानी सम्मान पर उसके कोई नुकसान कोई पहुंचाए, इस प्रकार का जो है हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। क्या आप नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ इस पेज नंबर का 129, क्या आप चलती रेलों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और यह गड़बड़ है, यह परेशानी है? साथ ही क्या अपने देश की तुलना किसी अन्य देश के साथ करते हैं कि कौन सा श्रेष्ठ है और कौन सा देश नीचे है? यदि हाँ, तब आपको चिंता होगी कि देश की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? अपशब्दों का प्रयोग करते हैं? इधर उधर, इधर की उधर, उधर की उधर लगाते हैं, इधर की उधर और उधर की इधर लगाते हैं, यानी चुगली करते हैं। अपने घर, दफ्तर, गली को गंदा रखते हैं। होटलों, धर्मशालाओं में या दूसरे स्थानों में जीनों के कोनों में थूकते हैं। जीनों यानी सीढ़ियाँ, जो स्टेयर्स होते हैं, उसको पूछ रहे हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं। ठेलम ठेल का मतलब धक्का मुक्की करते हैं। निमंत्रित होने पर विलंब से पहुंचते हैं, यानी कहीं पर आपको न्योता मिला है, निमंत्रण मिला है आने का, शादी पार्टी या किसी भी उत्सव में, तो क्या आप वहां पर समय से पहुंचते हैं कि देर करते हैं? विलंब यानी देर से पहुंचते हैं। वचन देकर भी घर आने वालों से समय पर नहीं मिलते। घर पर आपने किसी को बुलाया और आप उनसे समय से नहीं मिलते हैं या कहीं इधर उधर टाल मटोल कर जाते हैं। इस तरह शिष्ट व्यवहार के विरुद्ध आचरण करते हैं, यानी सारे शिष्ट व्यवहारों के विरुद्ध यदि इतने सारे जो ये बुरे आचरण हैं वो सबका आप पालन करते हैं तो क्या है? यदि आपका उत्तर हाँ, यदि आप ये सारा कुछ करते हैं तो आपके द्वारा देश के सम्मान को भयंकर आघात लग रहा है। आघात यानी चोट पहुंच रहा है और राष्ट्रीय संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। यदि आपका उत्तर नहीं तो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ेगा और संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार जो है ये जो हमारा व्यवहार है, कहने के लिए हम सामान्य व्यवहार अपनी जगह पर करते हैं, अपने देश में करते हैं, लेकिन ये व्यवहार ठीक नहीं है। हम चाहे अपने देश में हो या कहीं भी रहते हो, सामान्य तौर पर ये जितने आचरण है लास्ट पैराग्राफ में वो हमें नहीं करने चाहिए। कोशिश होनी चाहिए, यदि है भी, यदि आपकी पड़ी भी हुई है तो आप धीरे धीरे उसको खत्म करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है यदि हमें कहीं जाना ही पड़ जाए या कहीं हम विदेश या बाहरी जगह पे जाते हैं तो हम अपने देश के सम्मान को ठेस न पहुंचाएं। इस प्रकार जो है इसमें दो बातों के द्वारा, एक तो स्वामी रामतीर्थ का जो अनुभव था उसके द्वारा उन्होंने कि जापान में किस प्रकार उस व्यक्ति ने हमारे देश के सम्मान को बढ़ाया, और एक ऐसा भी व्यक्ति निकला जो घटना, दूसरी घटना जो लेखक ने इस कहानी में वर्णित किया है, तो ये भी जो है ये देश के सम्मान को ठेस, और केवल अपने लिए ही नहीं उसने नुकसान पहुंचाया, अपने पूरे देशवासियों के लिए वहाँ पर बुरी एक धारणा बनवा दी कि भारतीय लोग ऐसे ही होते हैं, तो पूरा वहाँ पर वो पुस्तकालय में वहाँ इस देश के लोगों का ही आना बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार प्लीज़ आप लोग इस कहानी से कुछ सीखिए और आगे जो है आप काम करिएगा। इसमें जो पीरियड दे दिया जाएगा, पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।